नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इंडिया गठबंधन के घटक दल शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने एक बार फिर गठबंधन को लेकर बयान दिया है, जिससे सियासी गलियारों में एक बार फिर गठबंधन की एकता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय राउत ने कहा है कि गठबंधन को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस की है। उन्होंने कहा कि इंडिया ब्लॉक को बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। एक बात सही है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव के लिए बना था। लोकसभा चुनाव के बाद इसकी एक भी मीटिंग नहीं हुई है। यह मीटिंग बुलाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस की ही थी, क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है। राउत ने कहा कि हम अब तक इंडिया ब्लॉक का कन्वीनर नहीं चुन सके हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमको एक ताकत के खिलाफ लड़ना है तो हमको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी संजय राउत ने शुक्रवार को गठबंधन को लेकर बयान दिया था और चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर ये गठबंधन एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं बनेगा। संजय राउत के बाद कांग्रेस पार्टी पर शिवसेना यूबीटी के एक अन्य नेता आनंद दुबे का भी बयान आया है। उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन करने को लेकर बयान देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में ज्यादा दल आम आदमी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के आगे कोई शत्रु बनकर आया तो वह भाजपा है। भाजपा को आम आदमी पार्टी हरा सकती है, इसीलिए इंडिया गठबंधन उसका मनोबल बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दिल्ली में कुछ नहीं है। जब कांग्रेस पार्टी राज्यों में गंभीरता से काम नहीं कर रही तो स्वाभाविक है कि समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, आरजेडी सभी अरविंद केजरीवाल की मदद करेंगे। कांग्रेस को इस बात का दुख नहीं होना चाहिए। जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे तो उन्हें निश्चित रूप से भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन जब राज्यों की बात आती है तो राज्य की पार्टियों को प्राथमिकता देने की जरूरत है। आनंद दुबे ने आगे ये भी कहा कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, अगर मुख्यमंत्री के लिए तब उद्धव ठाकरे के नाम की घोषणा की गई होती तो भाजपा का सफाया हो जाता, लेकिन तब कांग्रेस अहंकार में थी। दिल्ली में बसपा और एआईएमआईएम जैसे छोटे राजनीतिक दल आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 3 मुख्य दावेदारों आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस के फोटो को छीनने की रणनीति बना रहे हैं, ताकि उनकी रणनीति को बिगाड़ा जा सके। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक मायावती के नेतृत्व वाली बसपा सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जबकि एआईएमआईएम करीब 1 दर्जन मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने दावेदार उतार रही है। दोनों पार्टियों ने अपने प्रमुखों मायावती और असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों की योजना बनाई है। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को भाजपा पर अपने नेताओं के आवासीय पते से बड़ी संख्या में फर्जी मतदाता पंजीकरण आवेदन जमा करके चुनाव आयोग को धोखा देने का आरोप लगाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि एक छोटी सी दुकान और बेसमेंट से दर्जनों मतदाता पंजीकरण आवेदन दाखिल किए गए हैं। उन्होंने भाजपा पर अपने नेताओं के आवासीय पते का उपयोग करके कई नए मतदाता पंजीकरण आवेदन जमा करने का भी आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि मैंने जो भी कहा वह सही है। मैंने तथ्यों और परिणामों के आधार पर बात की। अगर एक ही पते पर 28 वोट दर्ज हैं, जबकि लोकसभा चुनाव के लिए केवल 2 वोट मौजूद थे, तो यह चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रही एक बड़ी चुनावी धोखाधड़ी है। भाजपा ने आज शनिवार को शीश महल पर एक गाना और पोस्टर जारी किया है, जिसमें 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर हमला तेज किया गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शीश महल आपदा फैलाने वालों का अड्डा सॉन्ग और आपदाए आजम टाइटल से पोस्टर जारी किया गया। सचदेवा ने कहा कि जो व्यक्ति बदलाव और दिल्ली की देखभाल के लिए सत्ता में आया, उसने खुद अपना चरित्र और व्यवहार बदल लिया। दिल्ली के लोग विकास की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि केजरीवाल सवाल पूछने पर उन्हें गाली दे रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने आज शनिवार को कहा है कि उनकी पार्टी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया ब्लॉक और महाविकास अघाड़ी गठबंधन लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए है। उन्होंने कहा कि गठबंधन में अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अवसर नहीं मिलते और इससे संगठनात्मक विकास में बाधा आती है। हम अपनी ताकत के दम पर मुंबई, ठाणे, नागपुर और अन्य नगर निगमों, जिला परिषदों और पंचायतों के चुनाव लड़ेंगे।
कुंभ मेले को लेकर चंद्रशेखर आजाद के बयान पर भाजपा ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद ने शुक्रवार को कुंभ मेले को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार से रोजगार, बुनियादी सुविधाओं, मकान, रोटी कपड़ा को लेकर सवाल पूछोगे तो सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार कहती है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने 6 महीने में रेत पर एक बहुत बड़ा शहर बनते देखा। जब सरकार करने पर आती है तो सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार है अपना काम कर रही है, और जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो सब चुप हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किए हो वो कुंभ चला जाए। कोई बताता है क्या उसने पाप किया है? ये मेरा कहना है कि हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें हजारों सालों तक जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। चंद्रशेखर आजाद के इसी बयान पर अब उत्तर प्रदेश के मंत्री असीम अरुण की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि हमारी परंपराओं और आस्था का कोई इस तरह मजाक बनाए ये हमें स्वीकार नहीं है। चंद्रशेखर जी ने जो बात कही है वो हमें स्वीकार नहीं है। मेरा अनुरोध है कि आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये हमारी आस्था है। कुंभ केवल पंथ और परंपराओं का संगम नहीं है, यहाँ पर पवित्र नदियों का संगम है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक असम के तीमा हसाओ जिले में कोयला खदान में फंसे 3 मजदूरों के शव शनिवार को बचाव अभियान के दौरान खदान से बरामद किए गए हैं। अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें से पहला शव बुधवार को खदान से निकाला गया था। आपको बता दें कि चारों मृतक मजदूर उमरंगसू में सोमवार को खदान में फंसे उन 9 मजदूरों में शामिल थे जब खदान में अचानक पानी भर गया था। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत कोगी की मौत पर पंजाब के मंत्री हरदीप सिंह मुंडियान ने कहा कि उन्हें जितना पता है उसके मुताबिक यह एक हादसा है। हरदीप सिंह मुंडियान ने कहा कि हमें गुरप्रीत कोगी की मौत की दुर्भाग्यपूर्ण खबर मिली। हम इतना जानते हैं कि एक हादसा है। यह हमारी पार्टी और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बड़ा नुकसान है। वो बड़े भाई जैसे थे। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस के डीसीपी जसकरण सिंह तेजा के मुताबिक गुरप्रीत कोगी को गोली लगी थी। उनके परिवार ने पुलिस को बताया कि गोली गलती से चली थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल लाया गया था, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। बता दें कि गुरप्रीत कोगी लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक थे। सुरक्षा बलों पर हमलों में कथित रूप से शामिल और 43 लाख रुपए के इनाम वाले 9 कट्टर नक्सलियों ने शनिवार को छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस द्वारा यह जानकारी दी गई। सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने बताया कि 2 महिलाओं समेत इन नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उन्होंने कहा कि वे माओवादी विचारधारा की खोखली और अमानवीयता तथा प्रतिबंधित संगठन के भीतर चल रही अंदरूनी कलह से निराश हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने नालंदा जिले के राजगीर में स्थित बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान कर दी है। इस मान्यता ने अब विश्वविद्यालय को यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F के तहत यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित संस्थानों में शामिल कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर राज्य की पहली खेल अकादमी और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था, जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर का हिस्सा होगा। शनिवार को विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर को यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F के तहत यूजीसी से मान्यता मिल गई है। अब विश्वविद्यालय को शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान में स्नातक और अन्य डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम सहित शैक्षणिक पाठ्यक्रम शुरू करने का अधिकार है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।